इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन के पार्ट 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले 2 पार्ट में आप लोगों ने देखा कि आयकर क्या है, इसे क्यों लगाया गया था और आय क्या है और उसके हेड्स कौन-कौन से हैं जिसमें किसी करदाता के कुल आय का कैलकुलेशन किया जाता है। फिर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम क्या है और टोटल इनकम क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन से आय पर केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगा सकती है और कौन से आय पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि वो इनकम पे टैक्स लगाए। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि जो कृषि आय है, जिस पे भारत की अधिकांश जनसंख्या डिपेंड है, उस पे कर लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है। तो और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था पिछले वीडियो में कि अगर कृषि आय को छोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया छूटा रह जाएगा जिसमें सारे लोग अपने आय को छुपा ले जाएंगे और कर नहीं देंगे। सब लोग अपने आय को इनकम टैक्स घोषित कराने का, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम घोषित कराने का प्रयास करेंगे और इस तरह से टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो जाएगा, कम कर आएगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृषि आय को भी रेगुलराइज करने का काम किया है और इसके लिए रूल्स बनाए हैं और इसलिए उसने कृषि आय को परिभाषित कर दिया है कि कौन से आय कृषि आय माने जाएंगे और कौन से आय कृषि आय नहीं माने जाएंगे। तो यहीं से मेरा तीसरा वीडियो स्टार्ट होता है कि फिर कृषि आय क्या है, जिसको इनकम टैक्स में कर मुक्त घोषित किया गया है, टैक्स फ्री घोषित किया गया है, जिस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था कि कृषि आय वह आय है जो निम्न 3 क्रियाओं से उत्पन्न होता हो। पहला पहला जो क्रिया है कि लगान से आय, लगान आप लोग समझ रहे होंगे, कृषि भूमि से लगान से आय। दूसरी जो एक्टिविटी है वह है कृषि क्रिया अथवा कृषि क्रिया से उत्पन्न उपज को बेचने से आय। तीसरा, कृषि भूमि पर स्थित मकान संपत्ति को कृषि क्रिया हेतु किराए पे उठाने या अन्य किसी तरह से प्रयोग करने से आय, अर्थात कृषि भूमि पर अवस्थित मकान से आय। तो इन 3 तरीकों से उत्पन्न होने वाले आय को ही हम कृषि आय मानेंगे। अगर कोई अन्य तरीके से आय कमाता है तो उसे हम कृषि आय नहीं मानेंगे, भले ही वो कृषि से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। अब एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वह कहता है कि वह आय जो कृषि भूमि से लगान के रूप में किसी को प्राप्त हो रही हो वह कृषि आय मानी जाएगी, रेंट के रूप में जो मिल रही हो। रेंट और लगान आप लोग जानते होंगे, लगान पिक्चर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले भूमि से राजस्व के रूप में गवर्नमेंट कर लेती थी, इसको लगान कहते थे। इसी तरह से आजकल के किसान भी अपने खेत को किसी को किराए पे दे देते हैं जो खेती करता है और उससे उनको कुछ किराया मिल जाता है। जो देहातों में हुंडा या बटाई इस तरह की प्रथाएं हैं, उसी की बात कर रहा है कि कृषि भूमि से प्राप्त लगान या किराया कर मुक्त होगा या कृषि आय माना जाएगा। अब बात होती है कि कृषि भूमि क्या है। तो कृषि भूमि का भी निर्धारण करना होगा कि कृषि भूमि किसको कहेंगे और किसको गैर कृषि भूमि कहेंगे। तो इसके लिए इनकम टैक्स प्रावधान करता है कि वह भूमि जो भारत देश की सीमाओं के अंदर स्थित हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, जो नगर पालिका के क्षेत्र से 8 किलोमीटर के रेंज से बाहर हो, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि भारत में स्थित कृषि भूमि, और दूसरा जो कैंटोनमेंट एरिया के क्षेत्र में न हो, नगर पालिका के क्षेत्र में न हो। तो ऐसी भूमि जो भारत में स्थित हो और नगर पालिका की सीमाओं से बाहर हो, उनको सामान्य शब्दों में कृषि भूमि या एग्रीकल्चर लैंड कह सकते हैं। तो ऐसी भूमि जो कृषि भूमि हो, उससे प्राप्त लगान की आय एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ऐसी कृषि भूमि पे कृषि क्रिया से उत्पन्न आय या कृषि क्रिया से उत्पन्न उपज को बेचने योग्य बनाने से आय या बेचने से आय। तो अगर देखें
तो अब दूसरी बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कृषि भूमि पे यदि कोई कृषि क्रिया करता है, उससे उसको कोई इनकम होता है, तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब कृषि क्रिया क्या है? कृषि क्रिया में मूलभूत या बेसिक 3 बातें निश्चित ही होनी चाहिए, तभी हम किसी क्रिया को कृषि क्रिया मानेंगे, अन्यथा कृषि क्रिया नहीं मानेंगे। अब वो मूलभूत काम क्या है? आप सब लोग खेती-किसानी से निश्चित रूप से जुड़े होंगे, परिचित होंगे। कृषि क्रिया में सबसे बेसिक काम क्या होता है? बीज डालना। बीज डालना, और बीज डालने के लिए क्या करना होता है? निराई गुड़ाई करना। तो 2 बेसिक काम हो गए। एक तो निराई गुड़ाई करना, जोतना खेत को, फिर दूसरा क्या हो गया? उसमें बीज डालना, और फिर तीसरा क्या हो गया? सिंचाई। सिंचाई करना, फसल को काटना, ये सब उसके और सहायक काम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत काम क्या है कि उसने जुताई किया हो खेत की, उसमें बीज डाला हो, उसकी सिंचाई की हो और उसकी कटाई मड़ाई किया हो। ये सब बेसिक काम है, बेसिक कंडीशन है, बीज डालना और उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई करना। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की प्रक्रिया द्वारा कोई फसल का उत्पादन करता है, जिसमें उसने बीज डाला हो, फसल की देख रेख की हो, सिंचाई किया हो और फिर उस फसल को काटता है, बेचता है, तो उससे होने वाली इनकम तो कृषि आय मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई बीज डाला ही नहीं और अपने आप से फसल उसके खेत में उग जाए, उसको जाके काट ले, तो उसको बेच ले, तो उससे होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कोई दूसरा फसल बोआ हो, उससे जाके आप खरीद लें और फिर जाके उसकी कटाई कर लें, खड़ी फसल खरीद लें, तो आपका बिज़नेस इनकम माना जाएगा, कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने बेसिक काम नहीं किया, बीज डालना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, उसकी देख-रेख करना, ये काम आपने नहीं किया। जैसे आजकल देखते हैं आलू की फसल कोई बोया हो, उसको ज़रूरत पड़ गई, बिटिया की शादी पड़ गई, तो वो खड़ी आलू की फसल को बेच देता है। बाद में बनिया जो है, टाइम-टाइम पे आलू की खुदाई करा लेता है और वो मार्केट में बेचता है। तो उसने सिर्फ़ एक काम किया है, आलू की खुदाई कराया है। बेसिक काम बीज डालना, सिंचाई, निराई, गुड़ाई करना, देख-रेख करना, वो काम नहीं किया। बाद के एक पोर्शन को उसने काम किया, इसलिए उसके इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। इस तरह से आपके खेत में बम्बू उग जाए, बाँस उग जाए, शीशम उग जाए और फिर आप उसको काट के बेचने ले जाएँ, तो उसको कृषि आय नहीं मानेंगे। अगर आपने उसको रोपा नहीं है, शीशम के पौधे को नहीं लगाया है, उसकी देख-रेख नहीं किया, अचानक से अपने से उग गया है, या आप देखते हैं सरपत उग जाता है कुछ लोगों के खेत में बिना अ, कोई प्रयास के, उसको काट के अगर आप बेचते हैं, तो वो बिज़नेस इनकम माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। तो मेरे समझ से आप समझ चुके होंगे कि कृषि क्रिया से उत्पन्न आय को ही हम कृषि आय मानेंगे। सेकंड जो कंडीशन था, अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड पे स्थित मकान से होने वाली कोई आय। कृषि भूमि की परिभाषा आप जान चुके हैं, एग्रीकल्चर लैंड की परिभाषा आप जान चुके हैं। ऐसी एग्रीकल्चर लैंड पे, एग्री लैंड पे अगर कोई फार्म हाउस है या कोई मकान आपने बना रखा है, जिसमें जिसको कृषि क्रिया के कार्य हेतु ही प्रयोग किया जा रहा है, उससे कोई आपको किराया मिलता है, जैसे आपने बटाई दे दिया है, हुंडा दे दिया है और वो अनाज काटता है, ले आके आपके मकान में रखता है, आपके गोदाम में रखता है, आपने गोदाम बना रखा है, तो उसको आपको कोई किराया देता है, तो वो किराया भी हाउस प्रॉपर्टी का मामला नहीं है। ये इसी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इनकम माना जाएगा और इस तरह से कृषि भूमि पे अवस्थित मकान से आय भी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। इस प्रकार आप देख चुके हैं कि कृषि आय वो आय है जो कृषि भूमि से लगान के रूप में या किराए के रूप में प्राप्त होती हो, जो कि कृषि कार्य के लिए ही उठाया गया हो। दूसरा, ऐसी कृषि भूमि से कृषि क्रिया से उत्पन्न कोई आय हो। कृषि क्रिया क्या है आप जानते हैं, बीज डालना, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, कटाई करना, ये बेसिक कृषि क्रिया है। और तीसरा, ऐसी कृषि भूमि से ऐसी कृषि भूमि पर स्थित मकान संपत्ति से कोई अगर आपको आय हो रहा हो, जो कृषि क्रिया के लिए ही उठाया गया हो, तो ये तीनों ही आय कृषि आय माने जाएंगे। और ऐसे कृषि आय पे कोई कर आपको नहीं देना होगा, ये कर मुक्त होते हैं। लेकिन अगर किसी करदाता का इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा होता है, तो आगे चल के हम देखेंगे कि एक बार ये टोटल इनकम में शामिल होता है और बाद में टैक्स कैलकुलेट करने के बाद से इस पे औसत दर से छूट भी दी जाती है। ये हम आगे चल के देखेंगे, थोड़ा सा डीप हो जाएगा, बाद में देखेंगे, या जागरूक विद्यार्थी नेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इनकम मोटे रूप से दो हिस्सों में बांटा गई, एक जिस पे इनकम टैक्स कर लगा सकता है और एक जिस पे इनकम टैक्स कर नहीं लगा सकता है।
तो इस दो वर्गीकरण में एक को हमने कहा एग्रीकल्चर इनकम और एक को नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे तो इनकम टैक्स लगा सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे वो टैक्स नहीं लगा सकता है। अब बात उठती है कि एग्रीकल्चर इनकम फिर किसको कहा जाए, क्योंकि सारे करदाता अपने इनकम को एग्रीकल्चर इनकम घोषित कराने का प्रयास करेंगे जिससे उनको टैक्स न देना पड़े। तो इनकम टैक्स एक्ट ने यह प्रावधान किया कि एग्रीकल्चर इनकम वही माना जाएगा जो इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार एग्रीकल्चर इनकम घोषित कर दिया जाए। और उसकी तीन कैटेगरी आपने देखी कि कृषि भूमि पे अवस्थित मकान संपत्ति से आय, कृषि क्रिया करने से कोई आय, और कृषि भूमि को से प्राप्त लगान या किराया ही कृषि आय मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। अब थोड़ा सा इस मैटर को और आगे लेके बढ़ते हैं कि जो आपने असेसमेंट ईयर देखा था कि असेसमेंट ईयर या वित्त फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, अर्थात 12 महीने का होता है इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार। लेकिन अगर कोई करदाता मिड सेशन में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रथम वर्ष किसी भी एसएससी का, किसी भी करदाता का असेसमेंट ईयर 12 माह या उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे कोई मिड 6 माह बीत जाने के बाद बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहले साल उसका असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर आपका 6 महीने का ही होगा। और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद आता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके आय पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस वर्ष आयकर का निर्धारण होता है। अब थोड़ा सा इस मुद्दे को और आगे ले चलें कि ठीक है, आय को आपने परिभाषित कर लिया कि आय को 5 ग्रुपों में बांट लिया जाएगा। इस तरह से नॉन एग्रीकल्चर इनकम को इकट्ठा कर लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगाएंगे। अब बात आती है कि ये तो हो गया एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन आय को और भी तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है कि देसी आय, विदेशी आय। हम आय कहाँ कमा रहे हैं इसके आधार पे भी टैक्स हम लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, कर मुक्त करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे। टैक्सेबल और टैक्स फ्री का डिसीजन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आय कहाँ कमाया जा रहा है और आय कौन कमा रहा है। इसको हम देखेंगे तीसरे जो इसके बाद आप अगर बुक लें तो थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा। उस थर्ड चैप्टर में ये आपको मिलेगा कि निवास स्थान तथा कर दायित्व, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। इसमें अगर हम बात करें कि जो भारत देश है इसका रूल सिर्फ भारत की सीमाओं में ही लागू होता है। अगर भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम पाकिस्तान में जाके अपना इनकम टैक्स लगा लें और पाकिस्तान के किसी नागरिक से टैक्स वसूल लें, ये संभव नहीं है। नेपाल के या चाइना के किसी व्यक्ति से टैक्स लगा लें तो ये संभव नहीं है। राजा का अपना अधिकार अपने देश की सीमाओं के अंतर ही निहित है और उसी में वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, उससे बाहर जाके नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये जानना होगा कि हम किस व्यक्ति पे टैक्स लगा पाएंगे और किस पे टैक्स नहीं लगा पाएंगे। अब अगर आप चाहें तो आप टैक्स लगा सकते हैं। शौक से पाकिस्तान के नागरिकों के होने वाले इनकम पे हम 200% टैक्स वसूलेंगे, लेकिन क्या आप वसूल पाएंगे? नहीं। उसको वसूलने के लिए कई 100% आपको खर्चा करना पड़ेगा, सेना भेजनी पड़ेगी। तो टैक्स अप्लाई करने का एक और बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि टैक्स आसान होना चाहिए और आसानी से वसूल भी हो जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखें तो करदाताओं के निवास स्थान के आधार पर हम उनके आय को टैक्सेबल या टैक्स फ्री घोषित करते हैं। कि एक जो एसएससी है, एक इंडिविजुअल है जिसको कई नामों से हम जानते हैं, व्यक्ति, कंपनी, फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सारे व्यक्ति जो इनकम टैक्स में व्यक्ति की परिभाषा, इंडिविजुअल की परिभाषा दी गई है, उसमें इतने तरह के व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति जैसे राम मोहन सोहन का बिजनेस हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है। व्यक्तियों में ही दो ग्रुप बना दिया गया है, एक सामान्य इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं, एक दूसरा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है जो भारतीय कल्चर है। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले आप समझिए कि जो व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक ही मानिए थोड़ी देर के लिए। तो तीन तरह के एसएससी हमारे वहाँ होते हैं। एक तो व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल लोग अपना बिजनेस करते हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझ लीजिए। दूसरा जो बिजनेस करने का तरीका है, लोग फर्म बना लेते हैं, आपने पार्टनरशिप आपने पार्टनरशिप
एक्ट में पढ़ा ही होगा, फाइनेंशियल अकाउंट में, कि फर्म के रूप में भी लोग बिजनेस करते हैं। और तीसरी जो संस्था है मोटे रूप से, वो है कंपनी। तो इन तीनों पे हम डिस्कस करेंगे कि इनके किन व्यक्तियों पे, किन फर्मों पे और किन कंपनियों पे हम टैक्स, इनकम टैक्स लगा सकते हैं, और उनके किस किस आय पे टैक्स लगा सकते हैं। आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हम इन व्यक्तियों के रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण करेंगे, अर्थात निवासी स्थिति। हम टैक्स निवासी और अनिवासी के आधार पर लगाते हैं कि कौन सा करदाता हमारे देश में निवासी इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार घोषित हो जाता है और कौन सा करदाता हमारे देश में अनिवासी घोषित हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स के प्रावधानों के अंतर्गत देश में निवासी घोषित हो जाता है, वह विश्व के किसी भी कोने में किसी भी तरह के होने वाले आय पे टैक्स चुकाने के लिए इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार इंडिया में लाइबल होता है। अर्थात वो देशी आय पे तो कर चुकाएगा ही चुकाएगा। अगर वह व्यक्ति पाकिस्तान में भी कोई बिजनेस कर रहा है, चाइना में भी कोई कर रहा है, इंग्लैंड में भी कर रहा है, अमेरिका में भी कर रहा है, तो वो न सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स चुकाने के लिए लाइबल है इंडिया में, बल्कि वो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल में भी कमाए गए इनकम पे होने कैलकुलेटेड कर के लिए वो इंडिया में भारत सरकार को टैक्स चुकाने के लिए लाइबल है। अर्थात जो निवासी व्यक्ति है उसकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। इट मीन्स वो देसी इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएगा, विदेशी इनकम में उन देशों को इनकम टैक्स चुकाएगा, प्लस जो शेष इनकम उसका बचता है उस पर इंडिया में भी टैक्स चुकाएगा। तो इस तरह से जो हमारा निवासी व्यक्ति है, साधारण निवासी व्यक्ति, वो देसी इनकम, विदेशी इनकम, देश से नियंत्रित विदेशी इनकम, तीनों पे कर चुकाता है। हम रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने से पहले एसएससी को समझ लें और इनकम को समझ लें। इनकम को जो है मोटे रूप से 3 ग्रुप में हम यहाँ बांट लें समझने के दृष्टिकोण से। एक तो देसी इनकम। देसी इनकम का मतलब है कि वो बिजनेस भारत की बाउंड्री की के अंदर इस्टेब्लिश है और यहीं वो चल रहे हैं, उनको कहेंगे देसी इनकम। वहां से जो भी आप आय अर्जित करेंगे वो देसी इनकम हुआ। या भारत में ड्यू हो रहा है, जैसे भारत का विदेशी नागरिक भी आके भारत में आय जनरेट कर सकता है। और कुछ प्रावधान है कि भारत का नागरिक अगर बाहर भी जाके विदेशी दूतावासों में काम कर रहा है, वहां कुछ सैलरी पा रहा है, तो उस इनकम को भी हम भारत में ही हुआ इनकम मानेंगे, क्योंकि वो भारतीय करदाताओं के पैसे से, भारतीय ट्रेजरी के पैसे से उसको टैक्स दिया जा रहा है। भले ही वो नौकरी विदेशों में कर रहा है, तो क्या हुआ, वो इनकम भारत में ड्यू हुआ ही माना जाएगा। सिंपल शब्दों में बात करें तो इनकम जो है 3 कैटेगरी में बांट लें। एक तो देश में ड्यू हुआ इनकम या देश की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न हुआ इनकम। दूसरा, देश के बाहर अर्जित किया हुआ इनकम या देश की बाउंड्री वाल के बाहर ड्यू हुआ इनकम, जिसको इनकम टैक्स इनकम देश के सीमाओं के बाहर ड्यू हुआ मानता है। और तीसरा, देश की सीमाओं के बाहर ड्यू हुआ इनकम बट देश से कंट्रोल बिजनेस से ड्यू हुआ इनकम। अर्थात वो देश की सीमाओं के बाहर जरूर है, बाहर चल रहा है, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग इंडिया से ही हो रही है। भारत से नियंत्रित व्यापार इसको कहते हैं, भारत से इंडिया से कंट्रोल्ड बिजनेस। तो इंडियन बिजनेस, देसी बिजनेस, विदेशी बिजनेस और भारत से नियंत्रित विदेशी बिजनेस, 3 तरह के हम आय को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इन तीनों पे कौन कौन टैक्स चुकाएगा, इसको देखने के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस पे आते हैं, अर्थात करदाता भारत में निवासी है कि अनिवासी है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करो तो यहाँ भी 3 ग्रुप हम बना सकते हैं। एक कि वो भारत में निवासी है, दूसरा वो भारत में अनिवासी है। अब निवासी व्यक्ति की भी 2 कैटेगरी हो सकती है, सामान्य निवासी और असाधारण निवासी। तो अब मोटे रूप से हम 3 बात समझ लें कि कोई करदाता या तो भारत में निवासी हो सकता है, अथवा वह भारत में अनिवासी हो सकता है, अथवा वह भारत में असाधारण निवासी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इट मीन्स रेजिडेंशियल स्टेटस इस तरह से हो सकता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 3 ग्रुप हो गए हमारे, निवासी, अनिवासी, असाधारण निवासी। अब इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी?
जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई करदाता इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार निवासी घोषित हो जाता है, तो वह देशी इनकम पे भी टैक्स चुकाएगा, वह विदेशी इनकम पे भी टैक्स चुकाएगा, और वह भारत से नियंत्रित विदेशी इनकम पे भी टैक्स चुकाएगा। एक शब्दों में कहें तो वह विश्व के किसी भी कोने में होने वाले आय पे इंडिया में टैक्स चुकाने के लिए लायबल है। अब दूसरा जो कैटेगरी है, अनिवासी। अनिवासी अगर कोई करदाता घोषित हो जाता है, तो वह केवल और केवल भारत में ड्यू या भारत में उपार्जित या भारत में अर्जित इनकम पे ही टैक्स चुकाने की लायबल है। जो बाकी के दो कैटेगरी हैं, अर्थात भारत के बाहर ड्यू या अर्जित किया हुआ आय अर्थात विदेशी आय पे वो कोई टैक्स नहीं चुकाएगा। भारत से नियंत्रित विदेशी आय पे भी वो कोई टैक्स नहीं चुकाएगा। अर्थात अनिवासी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देशी इनकम पे ही टैक्स चुकाने के लिए लायबल है, विदेशी इनकम पे नहीं, और भारत से नियंत्रित विदेशी इनकम पे भी टैक्स चुकाने के लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया साधारण निवासी, विश्व के किसी भी कोने में होने वाले आय पे टैक्स चुकाने के लायबल है। दूसरा पॉइंट हो गया अनिवासी, जो सिर्फ देशी इनकम पे टैक्स चुकाने के लायबल है, बाकी किसी आय पे वो टैक्स नहीं चुकाएगा। अब तीसरा जो असाधारण निवासी है, अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार असाधारण निवासी घोषित कर दिया जाता है, तो वह केवल और केवल दो आय पर टैक्स चुकाएगा। पहला देशी इनकम और दूसरा भारत से नियंत्रित विदेशी इनकम। अर्थात वो तीसरा जो ग्रुप है विदेशी इनकम, शुद्ध विदेशी इनकम, उस पर वो कोई टैक्स नहीं चुकाएगा। वो सिर्फ दो ग्रुप पे टैक्स चुकाएगा, पहला देशी इनकम और दूसरा वह विदेशी इनकम जो भारत से नियंत्रित होता है। अर्थात उसको बस एक छूट मिली हुई है, जो असाधारण निवासी है उसको एक छूट प्राप्त है कि वो विदेशी इनकम पे टैक्स नहीं चुकाएगा, लेकिन वो देशी इनकम और भारत से नियंत्रित विदेशी इनकम पे टैक्स चुकाने के लिए लायबल है। साधारण निवासी को कोई भी छूट नहीं है, वो विश्व के किसी भी कोने में होने वाले आय पे टैक्स चुकाने के लायबल है। और अनिवासी को बहुत सारी छूटें हैं, सिर्फ वो देशी इनकम पे होने वाली आय पे टैक्स चुकाने के लायबल है। तो इस तरह से देखें तो जो करदाता अनिवासी घोषित हो जाता है उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। जो करदाता असाधारण निवासी घोषित हो जाता है उसकी टैक्स लायबिलिटी अनिवासी से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और जो करदाता साधारण निवासी या रेजिडेंट घोषित कर दिया जाता है वह करदाता की टैक्स लायबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वो विश्व के किसी भी कोने में होने वाले आय पे इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार भारत में कर चुकाने के लिए लायबल है। अब बात करें कि जो करदाता हैं उनको कैसे हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट घोषित करेंगे, इस पे चर्चा करें। तो सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल की लेते हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, इंडिविजुअल को ही लेते हैं जो हमारा मुख्य करदाता है इंडिविजुअल। उसकी अगर बात करें कि एक व्यक्ति को कब हम निवासी मानेंगे और कब अनिवासी मानेंगे और कब असाधारण निवासी मानेंगे, तो इसके लिए कुछ इनकम टैक्स के प्रावधान है। सबसे पहले बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन ए, बेसिक कंडीशन बी, दो आधारभूत शर्तें जिनको कहते हैं वो इनकम टैक्स प्रावधान करता है। बेसिक कंडीशन ए कहता है या बेसिक कंडीशन ये कहता है कि एक व्यक्ति को हम निवासी मान लेंगे अगर वह आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरा कर दे और अतिरिक्त शर्तों में से दोनों पूरा कर दे। मतलब हमें किसी व्यक्ति को निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी घोषित करना है तो दो बेसिक रूल देखने होंगे, एक बेसिक रूल और एक एडिशनल रूल देखने होंगे। बेसिक रूल में दो रूल हैं और एडिशनल रूल में भी दो रूल हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बेसिक रूल का कोई भी एक रूल फॉलो कर लेता है और एडिशनल रूल का दोनों रूल फॉलो करता है तो वह व्यक्ति निवासी होगा। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन का कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, अर्थात पहला और दूसरा में से कोई भी फॉलो नहीं करता है, पहला भी नहीं फॉलो करता है, दूसरा भी नहीं फॉलो करता है, कोई एक भी फॉलो नहीं करता है, और तो वह तुरंत ही अनिवासी घोषित कर दिया जाएगा। एडिशनल शर्त उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अर्थात निवासी और अनिवासी होने के लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन को ही ध्यान में देना है। अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक पूरा कर दे तो वो निवासी मान लिया जाएगा। अगर कोई करदाता बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी पूरा ना करे, मतलब पहला भी पूरा ना कर पाए,
दूसरा भी पूरा न कर पाए तो वह अनिवासी घोषित कर दिया जाएगा। साधारण निवासी, असाधारण निवासी बनने के लिए और साधारण निवासी बनने के लिए मतलब जो निवासी है उसकी भी दो कैटेगरी हो जाती है, एक साधारण निवासी को हो जाती है, एक असाधारण निवासी को हो जाती है। तो जो असाधारण निवासी कब वो घोषित किया जाएगा कि जब वो एडिशनल जो और दो शर्तें बताई गई हैं उसमें से दोनों ही शर्तों को पूरा न कर पाए। थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है। एडिशनल शर्तें जो दो बताई जा रही हैं वो दोनों अगर पूरा कर दे तो वह निवासी है। अगर उन दोनों एडिशनल शर्तों में से कोई एक भी पूरा ना करे, अर्थात एक पूरा करे एक न पूरा करे या दोनों ही पूरा ना करे, तो वह असाधारण निवासी है। एक बार फिर, बेसिक शर्तें पूरी करे निवासी, बेसिक शर्तें पूरी करने के साथ साथ दोनों एडिशनल शर्तें पूरी कर दे साधारण निवासी। बेसिक शर्त पूरी करे निवासी, बेसिक शर्तें पूरी करने के साथ साथ दोनों एडिशनल शर्तों में से कोई एक भी पूरी न कर पाए, अर्थात एक पूरी करे एक नहीं पूरी करे, तो वह असाधारण निवासी घोषित कर दिया जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं निवासी कौन है, जो आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक पूरी कर दे। अनिवासी कौन है, जो आधारभूत शर्तों में से कोई भी पूरी न कर पाए। असाधारण निवासी कौन है, जो आधारभूत शर्तें तो पूरी करे लेकिन अतिरिक्त शर्तों में से, अतिरिक्त शर्तें जो दो हैं उसमें से कोई भी एक पूरी न कर पाए, तो वह असाधारण निवासी हो जाएगा। अब बात करते हैं फिर ये आधारभूत शर्तें क्या है। तो आधारभूत शर्तों दो शर्तें हैं, ए बी। ए कहता है कि कोई भी वह व्यक्ति भारत में निवासी माना जाएगा जो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। मतलब उसकी भारत में रहने की स्थिति देखी जाएगी कि वह गत वर्ष में, अर्थात अगर उसका गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, अगर वो नया वर्ष है, नया बिजनेस है, तो जब से वो स्टार्ट किया अपने इस फाइनेंशियल ईयर में तब से उसका गत वर्ष छोटा हो जाएगा। तो जब से उसका गत मतलब पिछला गत वर्ष जिसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, उस गत वर्ष में वो कम से कम भारत में 182 दिन भारत में रहा हो। काउंट करेंगे, वो हो सकता है बीच में विदेश गया हो, आया हो, गया हो, आया हो, गया हो। गिनेंगे कि 365 दिन होते हैं देश एक साल में। 365 दिन में कम से कम वो भारत में 182 दिन रहा हो। आधारभूत शर्त ए। आर या गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन भारत में निवासी रहा हो, अथवा गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन भारत में रहा हो, तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। दो आधारभूत शर्तें आप समझ गए होंगे। पहला कि ए जो कंडीशन है वो ये है कि गत वर्ष में कम से कम वह 182 दिन भारत में रहा हो। बी कंडीशन है कि गत वर्ष में वह कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ और कंडीशन है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन कुल मिला के भारत में निवासी रहा हो। अगर इन दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक पूरा कर दे तो उसे हम कहेंगे कि यह रेजिडेंट है, निवासी है। अगर 182 दिन भारत में नहीं रहा हो और दूसरा 60 दिन भी भारत में नहीं रहा हो तो हम मानेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन इसके लिए जब आप जानते हैं कि रेजिडेंट को टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है और नॉन रेजिडेंट को टैक्स लायबिलिटी कम है। नॉन रेजिडेंट सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स चुकाएगा, बाकी इनकम पे टैक्स नहीं चुकाएगा। तो ये जो 60 दिन वाला रूल है ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। किसके लिए? जैसे जो कुछ अपवाद हैं, जैसे भारतीय मूल के वो नागरिक जो विदेश में रहते हैं, विदेश चले गए हैं, उनके दादा परदादा विदेश चले गए, वो भारतीय मूल के माने जाते हैं। जो अविवाहित भारत में पैदा हुए थे उनके दादा परदादा और किन्हीं कारणों से विदेश चले गए, तो उनकी जो फैमिली है वो भारत भ्रमण पे आ सकती है, अपने पूर्वजों के वहाँ देखने घूमने फिरने आ सकती है। और वो 60 दिन मान लीजिए भारत में घूमता रह जाए तो उसको इंडियन इनकम पे टैक्स चुकाना ही होगा। जहाँ वो रह रहा है वहाँ की इनकम पे भी इंडियन टैक्स चुकाना होगा। ये न्यायोचित नहीं होगा। ये अपवाद है कि अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है या भारत का नागरिक है और वो किसी बिजनेस के पर्पज से या जहाज पे, मान लीजिए भारतीय नागरिक कोई जहाज पे नौकरी कर रहा है, पानी की जहाज पे, और जहाज बार बार इंडिया में माल लेने आती है जाती है, तो इस तरह से तो आप कहेंगे कि वो भारत में 60 दिन आ गया,
तो उसको विदेशी इनकम पे भी टैक्स लगाया जाए, ये भी उचित नहीं है। ये दो अपवाद है कि भारत का कोई नागरिक अगर कर्मी दल के रूप में बाहर कहीं काम कर रहा है या भारत कहीं नौकरी कर रहा है और वो भारत में आता है अपने घर पे मिलने जुलने के लिए, तो उसके लिए 60 दिन वाला मतलब दूसरा रूल लागू नहीं होगा। उसके लिए कौन सा रूल लागू होगा? पहला रूल लागू होगा, 182 दिन वाला, अर्थात कंडीशन ए ही उस पर अप्लाई होगा। बाकी हर मामले में देखा जाएगा कि अगर एक करदाता कम से कम 100 ए कंडीशन 182 दिन भारत में रहा हो या बी कंडीशन कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, लेकिन साथ साथ गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में कुल मिला के रहा हो, तो उसको हम रेजिडेंट घोषित कर देंगे। भारतीय मूल के नागरिकों को छूट है कि अगर वो विदेश में काम करते हैं और भारत भ्रमण पे आते हैं तो 60 दिन अर्थात बी वाला रूल लागू ना होकर उनके ऊपर कौन सा रूल लागू होगा? उनके ऊपर रूल लागू होगा ए वाला, कि कम से कम उनको 182 दिन रहेंगे तभी उनको निवासी माना जाएगा, 60 दिन पे उनको निवासी घोषित नहीं किया जाएगा। तो ए और बी कंडीशन दो हो गई। इसमें से कोई एक फॉलो अगर कोई करदाता कर देता है उसको हम कहेंगे निवासी। और अगर इसमें से ए और बी कोई भी फॉलो नहीं करता है, मतलब न पहला फॉलो करे और न ही दूसरा फॉलो करे, तो वह हो जाएगा अनिवासी। अब आते हैं थर्ड ग्रुप में कि अगर कोई करदाता निवासी घोषित हो गया अर्थात ए या बी में से कोई एक फॉलो कर दिया तो निवासी हो गया। तो अब इस निवासी में से किसको साधारण निवासी माने और किसको असाधारण निवासी माने? साधारण निवासी को हम निवासी कहते हैं, असाधारण निवासी का एक अलग ग्रुप बनाए, तो किसको असाधारण निवासी माने? तो असाधारण निवासी बनने के लिए, क्योंकि असाधारण निवासी की टैक्स लायबिलिटी कम है, असाधारण निवासी बनने के लिए दो एडिशनल शर्तें अगर कोई करदाता पूरी कर दे तो वह साधारण निवासी माना जाएगा, और दो एडिशनल शर्तें अगर वो करदाता पूरी नहीं करता है, उसमें से कोई भी एक पूरी नहीं करता है, वो असाधारण निवासी मान लिया जाएगा। अब दो एडिशनल शर्तें क्या हैं? तो ये जो दो एडिशनल शर्तें हैं वो ये हैं कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष वो निवासी रहा हो। कंडीशन ए, गत वर्ष से पूर्व के 2 वर्षों में वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो। निवासी अर्थात कौन सा? 182 दिन या 60 दिन भारत में रहा हो, तभी ना उसको निवासी मानेंगे। तो एडिशनल शर्त फर्स्ट है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि पिछले 10 वर्ष में किसी 2 वर्ष वो निवासी तो नहीं घोषित हुआ है। अगर निवासी घोषित हुआ है तो पहला कंडीशन फॉलो कर दिया। एंड दूसरा, ये या नहीं है, एंड है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन, 730 दिन का मतलब 365 दूनी 730। तो दूसरा कंडीशन जो है, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो एडिशनल शर्तें दो हो गई। एक, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो, अर्थात 182 दिन या 60 दिन का कंडीशन फॉलो किया हो। और दूसरा कंडीशन है, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये दोनों कंडीशन हो गए। अगर ये दोनों कंडीशन कोई निवासी व्यक्ति फॉलो कर देता है, दोनों ही कंडीशन फॉलो कर देता है, तो वो साधारण निवासी अर्थात निवासी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अगर दोनों कंडीशनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करता है, अर्थात पहला फॉलो करता है दूसरा फॉलो नहीं करता है, दूसरा फॉलो करता है पहला फॉलो नहीं करता है, या दोनों ही फॉलो नहीं करता है, तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये तो हुई एक व्यक्ति के बारे में कि एक व्यक्ति कब निवासी माना जाएगा, कब अनिवासी माना जाएगा, कब असाधारण निवासी माना जाएगा। जब यह व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक फॉलो कर दे तो वह रेजिडेंट माना जाएगा। जब वह व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक फॉलो न करे, मतलब पहला फॉलो करे दूसरा फॉलो न करे, दूसरा फॉलो करे, जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक रूल फॉलो न कर पाए, अर्थात या तो न पहला ही फॉलो कर पा रहा हो 182 दिन वाला, न ही दूसरा फॉलो कर पा रहा हो 60 दिन वाला, तो वह आपका नॉट रेजिडेंट हो जाएगा।
और जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तें तो फॉलो कर देता है, अर्थात 182 दिन और 60 दिन वाला, लेकिन एडिशनल शर्तों में से कोई भी एक शर्त फॉलो नहीं करता है, अर्थात पहला फॉलो करता है दूसरा फॉलो नहीं करता है, दूसरा फॉलो करता है पहला फॉलो नहीं करता है, या दोनों ही फॉलो नहीं करता है, तो वह असाधारण निवासी मान लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये तो एक व्यक्ति के मामले में हो गया। अब दूसरा जो ग्रुप है, फर्म। फर्म क्या इन तीनों कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है कि रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो? नहीं, फर्म या तो निवासी होगा या फिर अनिवासी होगा। इसी तरह से कंपनी या तो निवासी होगी या फिर अनिवासी होगी। अब एक चौथा ग्रुप है, जैसे वो जो व्यक्ति के रूप में ही रहता है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या है बाद में बताएंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कब हम निवासी माने और वो कौन कौन से ग्रुप में हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी माना जा सकता है। कब? जबकि उसके कर्ता अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मालिक को एक व्यक्ति मान लिया जाए और व्यक्ति के रूप में लागू होने वाले सारे रूल अगर वह कर्ता फॉलो करता हो, तो उसको भी इन तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करदाता के मामले में। फर्म, फर्म कब एक निवासी मानी जाएगी और कब अनिवासी मानी जाएगी? जब फर्म का रजिस्ट्रेशन देश इंडिया में हो और उसका नियंत्रण और प्रबंध इंडिया में हो, तो वह निवासी मानी जाएगी। इसी तरह से कंपनी है, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो और कोई अन्य कंपनी हो जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में न हुआ हो लेकिन उसका नियंत्रण और प्रबंध भारत से होता हो, तो वह भी निवासी मानी जाएगी। अगर ऐसे फर्में या ऐसी कंपनियां जिनका रजिस्ट्रेशन भले जिनका रजिस्ट्रेशन बाहर हो और उनका नियंत्रण और प्रबंध भी बाहर हो, तो वो सारी कंपनियां और फर्में जिनका नियंत्रण और प्रबंध भी बाहर है और जिनका रजिस्ट्रेशन भी बाहर हुआ है, विदेशों में हुआ है, वो सब अनिवासी मानी जाएगी। तो कंपनियां और फर्में असाधारण निवासी नहीं होती, या तो निवासी होती या फिर अनिवासी होती। इनको आगे चल के और डिटेल में हम देखेंगे। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज ये देखा कि रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लाइबिलिटी, जिस तरह का आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा उस तरह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम और ज़्यादा होगी। एक निवासी की अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस रखते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होगी। आप देसी इनकम, विदेशी इनकम और देश से नियंत्रित विदेशी इनकम तीनों पे टैक्स चुकाएंगे। अगर कोई एसएससी नॉन रेजिडेंट का रेजिडेंशियल स्टेटस रखता है, अनिवासी का रेजिडेंशियल स्टेटस रखता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ विदेशी इनकम पे टैक्स चुकाएगा। और अगर कोई एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अर्थात असाधारण निवासी का स्टेटस रखता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत में होने वाले आय पे और भारत से नियंत्रित विदेशी आय पे टैक्स चुकाएगा। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल मैटर और है, आप बार बार सुन रहे होंगे निवासी अनिवासी, निवासी अनिवासी। आप ये जान लीजिए कि निवास इनकम टैक्स के अनुसार निवास स्थिति का अर्थात रेजिडेंशियल स्टेटस का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। एक भारतीय नागरिक भारत में निवासी हो सकता है, भारत में अनिवासी हो सकता है, भारत में असाधारण निवासी हो सकता है। एक विदेशी नागरिक भी अगर वह 182 दिन या 60 दिन का कंडीशन पूरा करता है तो भारत में निवासी हो सकता है, भारत में अनिवासी हो सकता है, भारत में असाधारण निवासी हो सकता है। आप कई बार सुनते होंगे कि पिक्चर के हीरो हीरोइन जैसे अमिताभ बच्चन भारत में अनिवासी हो गए। अनिवासी हो गए का मतलब ये नहीं है कि विदेशी नागरिक हो गए। नागरिकता का निवास स्थान से कोई लेना देना नहीं है अपवादजनक स्थिति को छोड़ के। अर्थात रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है, वो इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार है, और नागरिकता एक अलग मुद्दा है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। और आज का तीसरा पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल था। धीरे धीरे ऐसे ही आपको मैं डीप में ले जाऊंगा। कहीं कठिनाई उत्पन्न हुई हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन ग्रुप पे कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।